जय हिंद चच्चा। आशा करते हैं सब कुछ है आपका अच्छा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेताजी एक ऐसा नाम है जो शायद ही कोई भारत में रहने वाला होगा जिसने नहीं सुना होगा, और उसके बारे में जानना पढ़ना गर्व की बात है, सम्मान की बात है। और जिसने सुना नहीं होगा उसका नाम, ऐसा आदमी भारत में जी के कर ही क्या कर रहा है, उसे तो निकल लेना चाहिए, है ना। रविवार छुट्टी का दिन होता है, अच्छा दिन होता है, निकल लो ऐसे आदमी। तो नेताजी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, और शायद वो अगर रहते आज़ादी के बाद तो 100% बनते भी। काफ़ी कुछ रहस्यों से भरा हुआ है उनका जीवन, कई सारे सीक्रेट्स हैं उनके जीवन के। उनका फाइल अभी तक भी पूरा खुला नहीं है, शायद फाइल खुलेगा तो एक और बवाल होगा। और ससुर हमको प्रधानमंत्री बनने तो हम फाइल जरूर खुलवाएंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शुरू से उनका जीवन पढ़ना अगर शुरू करें हम तो काफ़ी लंबा चौड़ा है ना, बहुत समय लगेगा। आज हम मेनली वो वाला पोर्शन डिस्कशन करेंगे उनके जीवन का और इतिहास का जो क्लास 12 में एचएस में हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड में पूछा जाता है अक्सर प्रश्नों में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और उनका आज़ादी के इतिहास में क्या योगदान रहा है। तो आज़ादी दिलाने में नेताजी का तो योगदान ही योगदान है। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका बहुत बड़ा हाथ था, महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि हम ऐसा कह करके उनको छोटा नहीं करना चाहते हैं। तो नेताजी से अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है, 2023 के में भी इस प्रश्न को पूछा गया है, इसके पहले भी पूछा गया है। तो बात करते हैं इसके जीवन पर, ध्यानपूर्वक सुनना समझना अच्छी तरह से एक एक पॉइंट्स को। 1942 में हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत तो छोड़ा नहीं, लेकिन हाँ जो भी हो, उसके बाद जो है कोई आंदोलन नहीं हुआ। आज़ादी 47 में मिली और 42 में हमारे दादाजी बुढ़ऊ ने ये आंदोलन चलाया था 1942 का, है ना। उसके बाद भारत चुपचाप था, शांत था, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ था। ऐसे में नेताजी बाहर आए, खुल करके अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किए, और न सिर्फ देश के अंदर रह के बल्कि देश के बाहर जा कर के भी उन्होंने जो काम किया है काबिले तारीफ़ है। तो उनके इन हरकतों को देख करके, यानी कि जो है आज़ादी को लेकर के जो वो मूवमेंट कर रहे थे, उन जो लोगों से मिल रहे थे, जो काम कर रहे थे, अंग्रेज़ों की इसकी भनक लग गई। उनको लगा कि नेताजी अगर रहे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए जुलाई के महीने में 2 जुलाई 1940 को नेताजी को कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में बंद कर दिया गया। नेताजी जुलाई महीने में पकड़े गए और बंद कर दिए गए। नवंबर 1940 में, जुलाई में पकड़े, नवंबर में उन्होंने जेल में रह करके अनशन करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने हिसाब से अहिंसा के द्वारा, ठीक ना, खाना नहीं खाना, ठीक ना, अनशन पे बैठ गए। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी खाना नहीं खाने से। दिसंबर में अंग्रेजी सरकार ने उनकी बिगड़ती हुई स्थिति को देख करके उन्हें जेल से रिहा कर दिया, लेकिन घर पे ही उन्हें नज़रबंद रखा, घर पे ही पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। दिसंबर में उन्हें घर पे लाया गया, कलकत्ता में एल्गिन रोड पर उनका घर है, उसी घर पे जो है उन्हें रखा गया दिसंबर महीने में ला करके। लेकिन नेताजी एक पड़ाव तो पार कर चुके थे, जेल से घर पे आ चुके थे। घर में रहने के लिए वो थोड़े घर पे आए थे जेल से, उन्हें तो जाना था आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद परिंदा बाज बनाने के लिए। तो नेताजी ने युक्ति निकाली, ठीक ना। एक लंबी कहानी है और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत गजब का है, ठीक ना। वो भी सुनने लायक है कि नेताजी कैसे जो है घर से चच्चा लोग को बेवकूफ़ बना करके निकले थे, ठीक ना, घर से रवाना हुए थे। तो जो भी हो, जनवरी के महीने में 1941 में नेताजी घर से जो है पठान का वेश बना करके वहाँ से भी निकल पड़े, घर से निकल गए नज़रबंद। जब आधी रात को सारे अंग्रेज सो रहे थे तो नेताजी ने मौका देख करके सबको दे दिया कस के, ठीक ना, और निकल गए, ठीक ना, भाग निकले, यानी कि बच निकले अंग्रेज से। वहाँ से वो पहुँचे पेशावर, पाकिस्तान में है पेशावर, वहाँ से काबुल जो कि अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान की राजधानी है, वहाँ से पहुँचे रूस, और रूस से होते हुए पहुँचे वो जर्मनी। एक काफ़ी लंबी चौड़ी और पेचीदा, इतना घूम के गए कि अंग्रेज़ों का सर घूम गया। वो पकड़ तो पाए नहीं, दंग रह गए ऐसी योजना देख करके। अंग्रेज़ों के नाक के नीचे से वो निकल लिए, सोते हुए अंग्रेज़ों को देख करके।
वहाँ जर्मनी में जाकर के हिटलर के सहयोगी थे। जर्मनी में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, 1941-39 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो जर्मनी के सहयोगी थे वहाँ पे रिवेंट्रोप, एक आदमी था, हिटलर का मुख्य सहयोगी था उसका। उससे जाकर के नेताजी का भेंट हुआ, मुलाकात हुई, दोनों में चर्चा हुई, बातें हुई, क्योंकि जर्मनी का भी दुश्मन अंग्रेज और भारत का तो था ही। तो दुश्मन का दुश्मन जो है अपना दोस्त होता है, अंग्रेज़ों का दुश्मन जर्मनी था। उन्होंने जो है आगाज़ कर दिया था और वो दे रहे थे एकदम गपागप, ठीक ना। तो जो है जाकर के उससे मिले, जो राजधानी है बर्लिन जर्मनी की, उससे रेडियो पर नेताजी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का जो है आगाज़ कर दिया, घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया। और जो है जर्मनी ने कुछ भारतीयों को अफ्रीका में, जो भारतीय सैनिक थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय लड़ने गए हुए थे, तो कुछ भारतीय सैनिकों को अफ्रीका में जर्मनी ने बंदी बना करके रखा हुआ था, युद्ध बंदी। तो ऐसे जो है सैनिकों को लेकर के आज़ाद हिंद जो है नेताजी ने उसको लेकर के, उन सैनिकों को लेकर के एक सैनिक जस्ता का गठन किया, जिसका नाम नेताजी ने रखा था इंडियन लीगन, ठीक ना। इंडियन लीगन का नाम नेताजी ने दिया उस छोटे से दस्ता को अफ्रीका में। ये नेताजी की पहली सफलता थी। एक टुकड़ी बनाया, एक दस्ता बनाया, और इन्हीं सैनिकों ने, ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा, और नेताजी ने उन्हें, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। ये तमाम बातें इस तरफ हो रही थी। उसके बाद नेताजी ने एक और संस्था बनाई, फ्री इंडिया रेडियो सेंटर। फ्री इंडिया रेडियो सेंटर, ये संस्था भी नेताजी ने बनाए, और नेताजी जिस तरह से अपने काम में प्रयास में कर रहे थे। ये हुआ पहला पार्ट, एक पड़ा। इधर द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1941 में जापान काफ़ी मजबूत हो गया था, बड़ी साहस के साथ। एक छोटा सा देश, बड़ी ताकत का, सिंगापुर, मलाया, जिसको हम अभी मलेशिया के नाम से जानते हैं, बर्मा तक आ गए थे वो। बर्मा में अंग्रेज़ों का अधिकार था, म्यांमार जिसको हम आज कहते हैं। और इन सभी जगहों से उन्होंने अंग्रेज़ों को, अमेरिका को खदेड़ के भगा के रख दिया था, और इन देशों पर जापान का कब्जा हो गया था। जापान एक शक्ति के रूप में एशिया में निकला था। 1915 के बहुत पहले जापान में एक व्यक्ति यहाँ भारत से गया हुआ था, रास बिहारी बसु या रास बिहारी बोस। ये व्यक्ति जापान में रह रहा था, भारतीय था, विचार से क्रांतिकारी था, एकदम आग का चिंगारी था। इन्होंने 1942 में बैंकॉक में, जो कि अभी थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक में एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई, जनसभा 1942 में। जो प्रवासी भारतीय लोग रह रहे थे, जो यहाँ से गए हुए थे, ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, तो उन देशों में जो लोग थे, सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, ठीक ना, इन सभी देशों में जो भारतीय लोग गए थे जापान में, इन लोगों के साथ मिलकर के रास बिहारी बोस ने 1942 में एक सभा आयोजित किया, और उसके वो अध्यक्ष थे मीटिंग में। इसमें कई सारी बातों पर बात हुई। इसमें जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में, उसके नेतृत्व में, उस मीटिंग में 1942 में रास बिहारी बोस ने एक सभा बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और इसी सभा में, इसी मीटिंग में निर्णय लिया गया आज़ाद हिंद फौज बनाने का, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। ये भारत की पहली अपनी आर्मी थी, जिसको INA हम शॉर्ट में बोलते हैं। यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार है वो रास बिहारी बोस के मस्तिष्क में आया, और उन्होंने इसका प्लान रखा, उन्होंने बनाया। इसकी योजना, आज़ाद हिंद फौज कैसे बनाई जाएगी, ये सारा जो है विचार उसी मीटिंग में इस पर चर्चा की गई। बाद में 1 सितंबर की पहली तारीख को, यानी कि 1 सितंबर 1942 को जो है INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हिंदी में कहते हैं आज़ाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर में बनाया गया। यानी कि फाइनली योजना बन गई थी 1942 में बैंकॉक में, और उसी योजना पे जो है 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, और जिसके कैप्टन थे कैप्टन मोहन सिंह, वो उसके नेतृत्व थे, यानी कि लीडर आज़ाद हिंद फौज के। जबकि स्थापना करने का श्रेय अगर पूछेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो इट्स आंसर विल बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस, या फिर कैप्टन मोहन सिंह कह सकते हैं। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई, और उस समय जो है 3 आदर्श थे आज़ाद हिंद फौज के, 3 आदर्श वाक्य थे। इसको ध्यान में रखोगे, पूछा जा सकता है। एकता, आत्मविश्वास और आत्म बलिदान, ये 3 आदर्श वाक्य थे। तो ये सारे घटनाक्रम, ये सारे जो हैं चल रहे थे इधर। और नेताजी जर्मनी में थे,
वहाँ पे वो अपने तरीक़ा से उधर काम कर रहे थे। रास बिहारी बोस ने नेताजी को सिंगापुर जापान आने का निमंत्रण दिया और उससे अनुरोध किया यहाँ आकर के वो आज़ाद हिंद फौज को संभाले, इसको नेतृत्व करें। तो जो है नेताजी जर्मनी से चल दिए जापान की ओर। 23 जून 1943 को पनडुब्बी से नेताजी जो है जापान पहुँचे और जापान के प्रधानमंत्री थे तोजो हिडेकी। उन्होंने नेताजी का जोरदार स्वागत किया और दोनों में मीटिंग हुई, बातचीत हुई। जापान के प्राइम मिनिस्टर तोजो ने भरोसा दिया नेताजी को कि वो उनका पूरा सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे अंग्रेज को भारत से भगाने में, उसको खदेड़ने में। उसके बाद नेताजी जो है जापान से सिंगापुर पहुँचे, जहाँ पर रास बिहारी बोस मिले और बाकी भारतीय लोग मिले जिन्होंने नेताजी का स्वागत किया। रास बिहारी बोस ने जो सभा बनाई थी 1942 में सिंगापुर में, नेताजी को उस सभा को दे दिया गया कार्यभार, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सभापति बना दिया गया कि भैया देखो आप अपने तरीक़ा से संभालो, ठीक ना। उसका कार्यभार उन्हें सौंप दिया गया। 25 अगस्त 1943 को 25 अगस्त 1943 का चर्चा मुझे आ रहा है नू। 25 अगस्त 1943 को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बना दिया गया हमारे नेताजी को। ये तारीख थी 25 अगस्त 1943। आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बना दिया गया किसको? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया सिंगापुर में और भारतीयों से मदद के लिए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है नेताजी ने सिंगापुर में ये आह्वान किया लोगों से। और बड़े सारे उद्योगपति जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो सारे लोग जो है नेताजी को डोनेट करने लगे, क्योंकि सैनिक संचालन के लिए, उसके खाने पीने के लिए, हथियार के लिए बड़े सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम लोग जितने थे वहाँ पे वो सारे लोग जो है नेताजी का मदद करने लगे। नेताजी का खून देने का मतलब था कि मदद करो जैसे भी हो, चाहे पैसा दे करके या और किसी से, ठीक ना। काफ़ी सारे जो जापान ने काफ़ी सारे भारतीय सैनिकों को अपने यहाँ कैदी बना के रखा हुआ था। नेताजी ने जापान सरकार से, पीएम तोजो से बात किया और उन भारतीयों को उन्होंने फिर से जो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, उनमें नई जज्बा, नया रक्त संचार, नया जोश जोरदार प्रवाहित किया। वो लोग जोश में आ गए, उनको जो है आज़ाद हिंद फौज में शामिल करके इस तरह से आज़ाद हिंद फौज को फिर से जो है पुनर्जीवित, पुनर्गठित जो है नेताजी ने किया। उसमें काफ़ी सारे बदलाव भी किए नेताजी ने। और जो है 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को चचा नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, अस्थाई सरकार। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद अस्थाई सरकार की स्थापना की और जिसके वो प्रधानमंत्री बने। और उसमें जो है उन्होंने कसम खाई, शपथ ग्रहण किया कि परमात्मा के नाम पर यह मैं पवित्र शपथ ग्रहण करता हूँ कि जब तक भारत को और उसके 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र नहीं कराऊंगा, इस पवित्र युद्ध को जीवन के अंतिम सांस तक जारी रखूंगा, अंतिम क्षणों तक लड़ते रहेंगे। मैं सदा भारत का सेवक रहूंगा और उसके 38 करोड़ भाइयों और बहनों के हितों की देखभाल करना मेरा परम कर्तव्य होगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद देने को तैयार रहूंगा। ऐसा नेताजी ने कसम खाई। जापानी सरकार से उन्हें मदद मिल रही थी और जो है उन्होंने महिलाओं के लिए, स्त्री शक्ति को, नेताजी कितने दूरदर्शी थे, महिलाओं को लेकर भी उन्होंने एक अलग से सैन्य टुकड़ी का गठन किया जिसका नाम रखा था रानी झांसी रेजिमेंट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया था स्त्रियों के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि नेताजी ने महिलाओं के लिए कौन सा सैन्य टुकड़ी गठन किया था। रानी झांसी रेजिमेंट, जिसके कैप्टन थे एक महिला जिसका नाम है लक्ष्मी सहगल। रानी झांसी रेजिमेंट की कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल। इस बात को ध्यान में रखोगे, ये क्वेश्चन भी पूछता है रानी झांसी की कैप्टन कौन थी, लक्ष्मी सहगल, ठीक है। 6 नवंबर 1943 को जापान बर्मा तक आ पहुँचे थे और जो है 6 नवंबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज और जो है जापान की सरकार ने जो है अंडमान निकोबार पे कब्जा प्राप्त कर लिया था।
अंडमान निकोबार जापान के कब्जे में था। तो 6 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार को नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने उसका नाम शहीद और स्वराज रखा, अंडमान निकोबार को। ये भारत का वो टुकड़ा है जो 1943 में ही अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, मुक्त हो गया था। भारत का आज़ाद होने वाला ये पहला इलाका है, भारत का ये पहला इलाका है जो 1943 में, यानी कि 4 साल पहले ही आज़ाद हो गया था। 6 नवंबर 1943 को पीएम तोजो ने, जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने नेताजी को ये अंडमान निकोबार द्वीप सौंप दिए, दे दिया, भैया तुम्हारा अमानत, संभालो तुम चच्चा। और नेताजी ने उसका नाम रखा था शहीद और स्वराज, अंडमान निकोबार का। जापान के जितने अधिकारी थे, जो सैनिक ऑफिसर्स थे, उनके साथ जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने प्लानिंग की और भारतीय पूर्वी सीमा पर, भारत के पूर्वी सीमा पर, उत्तर पूर्वी सीमा पर कैसे आक्रमण किया जाए, इसके लिए वो लोग रवाना हुए। रंगून पहुँचे और जो है वहाँ पर रंगून आने के बाद जो है 1944 में, जनवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज की पहली बटालियन, यानी कि सेना की एक टुकड़ी को बटालियन कहते हैं, तो पहली बटालियन यानी कि सेना की एक टुकड़ी रंगून पहुँची। भारत जो है बर्मा बॉर्डर पर जो है एक अंग्रेज़ों की सैन्य टुकड़ी थी पूर्वी सीमा पर, जिसको मादोक कहते हैं, उस पर जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने अधिकार कर लिया और उस पर तिरंगा फहरा दिया। बाद में जो है वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा पर भी अधिकार कर लिए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने। और अब जो है वो लोग आगे, ठीक ना, मणिपुर की राजधानी इम्फाल की तरफ जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बढ़ने वाले थे। लेकिन बरसात ऋतु शुरू हो गई, बरसात का मौसम आ गया, तो इसमें काफ़ी असुविधाएं बढ़ गई। बरसात में युद्ध करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा रुक गए। इधर मई 1944 से जो है जापान युद्ध में थोड़ा ढीला पड़ने लगा, कमज़ोर होने लगा। फिर बाद में जो है 45 में, अगस्त के महीने में अमेरिका ने उस पर परमाणु बम मार दिए। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान इससे बिल्कुल बेखबर था, ठीक ना, और जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। उसका खुद की हालत इतनी बुरी हो गई कि अब वो हमारी मदद नहीं कर सकता था। और इधर अंग्रेज़ों ने भी जो है वापस बर्मा पर अधिकार कर लिया, जापान को पीछे हटना पड़ा, वो पीछे चला गया, तो अंग्रेज़ों ने वापस बर्मा पर अधिकार कर लिए। जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बर्मा में थे उसको वापस लौटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, जापान चले गए, सिंगापुर चले गए। और जो है जो पूर्वी सीमा पर तैनात थे, कुछ रहे थे, उसमें जो है उसको अनाज नहीं मिल रहा था, खाना नहीं पहुंच रहा था, उसको हथियार नहीं पहुंच रहा था। अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए बहुत सारे अनगिनत जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिक शहीद भी हुए, उन्होंने अपने आत्मा के, अपनी प्राण का बलिदान किया। और जो बच गए उनके पास हथियार नहीं था, अनाज नहीं था, मजबूरन जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को अंग्रेज़ों के सामने समर्पण करना पड़ा। बाद में 18 अगस्त जो को 1945 को नेताजी जो है 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से सैगोन से मंचूरियन जा रहे थे। मंचूरिया, सैगोन जो जगह है वो बर्मा में है आई थिंक सो, और मंचूरिया चीन में है। तो नेताजी जो है सैगोन से मंचूरिया जा रहे थे 18 अगस्त 1945 को। वो हवाई जहाज़ में तो चढ़े, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये एक रहस्य बना हुआ है, ठीक ना। कुछ लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ ये जो है नेताजी का पूरा फाइल खुलेगा तभी पता चलेगा। तो इस तरह से नेताजी ने जो कोशिश किया, जो भरपूर प्रयास था, जो है हारे हुए सैनिकों में भी जो है जीत की भावना भर देना, ठीक ना। नेताजी जो है एक सच में जीता जागता जो है राष्ट्र पुरुष थे, राष्ट्रभक्त थे, और एक भारत माता का सच्चा वीर पुत्र जो होता है वैसा व्यक्तित्व था, ठीक ना। इन्होंने जो आज़ादी को लेकर के देश के अंदर, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरा दुनिया में हो रहा था, ऐसी परिस्थिति में दूसरे देशों में जा करके उनके लीडरों से बात करके और भारत को आज़ाद करने के जो पहल करी, वो जो है सबसे अलग था। वो एक यूनिक कंसेप्ट था नेताजी का, अद्भुत, ठीक ना। लास्ट में नेताजी के लिए हम बस यही कहेंगे, आओ झुककर सलाम करें इनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तो जय हिंद,